The Belt and Road Initiative of China। एक सवाल जिसका जवाब खोजने की तलाश। क्या चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट दुनिया को बदल सकती है? तो 2023 के अगस्त में 130 देशों के नेता और पूरा प्रशासन चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के 10वें साल का जश्न मनाने के लिए चीन में एकत्रित हुए थे। ये चीन की महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत देश को दुनिया के देशों को जोड़ने के लिए 2 नए व्यापार मार्ग स्थापित किए जाएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित दुनिया के कई देशों के प्रमुख बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फोरम का जश्न मनाने के लिए चीन में एकत्र हुए थे। फोरम में अनेक देशों का शामिल होना इस बात का सिग्नल था कि मल्टी बिलियन डॉलर की परियोजना का दुनिया पर कितना प्रभाव पड़ा है। उसी तरह चीन और उसकी कंपनियों का दुनिया में कितना प्रभाव है। पिछले 10 वर्षों में आर्थिक विकास के लिए विश्व की 3/4 आबादी को कवर करने वाले 150 देश इस पहल में शामिल हुए हैं। इस परियोजना के सामने सफलता और असफलता दोनों लाभ और नुकसान के रूप में सामने आएंगे। अब जानते हैं कि चीन की महत्वाकांक्षा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो चीन ने तेजी से बढ़ती उसकी अर्थव्यवस्था में एक्स्ट्रा प्रोडक्शन और कामदारों में बढ़ती वेतन की मांग जैसी समस्याओं से निपटने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में निवेश करके उसकी स्थापना की थी। अब चीन ने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो उसका है उसमें से $3 ट्रिलियन का निवेश इस परियोजना में इस इनिशिएटिव में किया है, जो उसने 1980 के दशक से जो जमा किए थे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उसका निवेश किया है इस परियोजना में। जब उसने अपने नए विकास दृष्टिकोण के रूप में देश के बाहर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया और चीनी निर्माण कंपनियों की मांग देश के अंदर कम हो गई, इसलिए चीन ने विदेश में नए इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की तलाश शुरू की। तो 2012 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सत्ता संभालने के बाद से वे चीनी वस्तुओं के लिए बाजार का विस्तार करने और विश्व में अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बढ़ावा देना शुरू किया। तो चीन की घरेलू कंपनियां चीनी एक्सपोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट से कैश जुटाने के लिए सहयोग कर रही है। इस परियोजना से पहले चीन ने दुनिया के दक्षिणी भाग में आसपास की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। चाइनीज कुछ चुनिंदा विश्व प्रोजेक्ट्स को ही क्यों चुनते हैं? तो पिछले 10 वर्षों में चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में अपना ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़ाकर डिजिटल टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और निरंतर विकास को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। चीन ने BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत करीब 3000 से अधिक परियोजनाओं को प्रोजेक्ट्स में निवेश कर चुका है। इस प्रोजेक्ट्स का लाभ लेने वाले 15 देश इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, रूस, सऊदी अरब, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, बांग्लादेश, पेरू, लाओस, इटली, नाइजीरिया, इराक, अर्जेंटीना और चिली तक शामिल है। चीन का आर्थिक प्रभाव पूरे विश्व में फैल रहा है। खास करके केन्या को इस परियोजना से विकास के लिए पैसे मिलने की ज्यादा आशंका थी जब चीन में दुनिया के नेता मिलने वाले थे। चीन का दावा है कि उन्होंने आर्थिक जरूरतों के आधार पर परियोजना का कस्टमाइज किया है परियोजना को, लेकिन आलोचकों का लॉजिक ये है कि उनकी योजना वैश्विक नियंत्रण के लिए चीनी मॉडल बनाने की है। अब जियोपॉलिटिकल और कूटनीतिक विचार आर्थिक विचारों जितनी ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि नैतिक विचार ही निर्धारित करते हैं कि चीन अपने BRI की आर्थिक मदद को कैसे वितरित करेगा। इसमें इटली फंड प्राप्त करने वाले शीर्ष यानी टॉप 15 देशों में से एक है, जो यूनाइटेड नेशन की महासभा में चीन का समर्थन भी नहीं करता है। इटली ये भी कह चुका है कि वो BRI से अलग हो गया है। एक तथ्य ये भी है कि BRI का फंड ज्यादातर उन देशों को दिया जाता है जहां चीन को गहरे रिलेशन के लिए मजबूत स्ट्रैटेजिक लाभ मिलता है।
जैसे कि इंडोनेशिया और पाकिस्तान। सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे दो खाड़ी के अमीर देश, वो भी बेल्ट एंड रोड फंडिंग से पैसे लेने वाले शीर्ष 7 सबसे बड़े देशों में शामिल है। ये दोनों ऑयल प्रोड्यूसर देश चीन को अमेरिकी प्रतिबंधों और पश्चिमी नीतियों से पैदा होने वाले भविष्य के संभावित खतरों से लड़ने के लिए स्ट्रैटेजिक विकल्प प्रदान करते हैं। अब इस पर कितना काम हुआ है, तो कुछ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वास्तव में अच्छी तरह से सफल नहीं हो पाई है। इसका कारण सिंपल है, इन देशों को सड़क और रेलवे सहित बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। इंडोनेशिया के लिए उन्होंने हाल ही में पहला हाई स्पीड रेलवे खोला है, जिसे वो लोग वूश कहते हैं। ये रेलगाड़ी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता को लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन बांडुंगू से जोड़ती है। ये रेलवे 350 किलोमीटर पर आवर की गति से बिजली की तरह चलते हुए यात्रा के समय को 3 घंटे से घटाकर सिर्फ 40 मिनट कर देता है। इसकी गति बहुत होती है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ये बिन जरूरी है, क्योंकि टोल सड़कें और सस्ती रेलगाड़ियां आपको दूर तक ले जा सकती है। बहुत से इंडोनेशियन लोग तो पूरी तरह से BRI परियोजनाओं की सराहना भी करते हैं। लाओस के लिए भी राजधानी वियंतनियाने को कुनमिंग से चीन के यूनान प्रांत तक जोड़ने वाली एक रेलवे 2021 में बनाई गई है। इस रेलवे ने वियंतियाने से चाइना लाओस सीमा तक यात्रा के समय को घटाकर केवल 3 घंटे कर दिया है, जहां लोग एक दिन के भीतर कुनमिंग तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने BRI के लिए एक बड़ी सफलता प्राप्त की, जैसे कि ग्रीस के लिए पीरियस का बंदरगाह, जिसे आमतौर पर यूरोप ड्रैगन हेड के रूप में जाना जाता है। एक चीनी सरकारी कंपनी अब 60% से भी ज्यादा बंदरगाहों पर नियंत्रण रखती है और जहाजों से बड़ी संख्या में कंटेनर्स को संभाल सकती है। अब बात करते हैं कि BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कितना असफल हुआ। तो बेल्ट एंड रोड में कुछ ऐसी असफलताएं हैं जिन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये परियोजना असफल उन खराब रोजगार, ऋण और परियोजनाओं के कारण हुई है जो व्यावसायिक लाभ के लिए उपयुक्त नहीं थे और निर्माण का पर्याप्त अवलोकन नहीं था। वैश्विक आर्थिक मंदी, ब्याज दरों में वृद्धि और उच्च मुद्रा स्थिति के कारण कुछ देशों के सामने चीन के दिए गए ऋण को चुकाने में कठिनाइयां बढ़ती जा रही है। अरबों डॉलर के ऋण देनदारों के हाथ से पैसे निकल गए हैं और डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट ठप पड़े हैं। इसका एक उदाहरण श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह, हम्बनटोटा पोर्ट, जिसे सरकार ने 2022 तक दिवालिया घोषित कर दिया। श्रीलंका चाइनीज लोन चुकाने में असमर्थ था, इसलिए बंदरगाह को 99 ईयर्स के लिए लीज पर यानी पट्टे पर चीन को सौंप दिया गया। पाकिस्तान भी BRI के यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रमुख भागीदारों में से एक है, जिससे पाकिस्तान भी इसी समस्या का सामना कर रहा है। पाकिस्तान देश इस समय पर अपना ऋण चुकाने में विफल रहा है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से राहत की मांग भी कर चुका है। कभी कभी तो पाकिस्तान में नेशनल ग्रिड से ईंधन बिल कम करने के लिए 2 जनरेटर भी बंद कर दिए जाते हैं। चीन ने एक बार चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए अतिरिक्त BRI फंड के लिए पाकिस्तान के अनुरोध को अस्वीकार भी कर दिया है। चीन ने राजनीतिक अस्थिरता, चीनी श्रमिकों के लिए सुरक्षा का जोखिम और पाकिस्तान की ऋण योग्यता न होने के कारण चिंता भी जताई थी। इथियोपिया और केन्या सहित कई अन्य देश भी इसी तरह की स्थिति से जूझ रहे हैं। अब वर्ल्ड बैंक के अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि वर्तमान में BRI से जुड़े सभी ऋणों में जो सभी प्रकार के ऋण हैं, उनमें से लगभग 60% ऐसे देशों में है जो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं और ये लोग उन्हीं को तो लोन देते हैं ना। अब इससे चीन की ऋण देने की योजना की भी आलोचना हुई थी,
जिसे डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी कहा गया था। अब जनता क्या कह रही है? जिस देश में चाइना ने इस परियोजना के तहत निवेश किया है, वहां की इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए जनता का क्या अभिप्राय है? तो कुछ सर्वेक्षण से पता चलता है कि ज्यादातर लोग चीन के बढ़ते कुछ सर्वेक्षणों से पता चलता है कि ज्यादातर लोग चीन के बढ़ते प्रभाव के प्रति सतर्क हो रहे हैं। पाकिस्तान में लोगों को बीआरआई पर शुरुआत से ही उम्मीद है, क्योंकि उन्हें आर्थिक समृद्धि और व्यापार वृद्धि की उम्मीद है। फिर भी इतने सालों बाद भी लोकल यानी स्थानीय लोगों के जीवन में कोई असरदार सुधार नहीं हुआ है, जैसा कि पाकिस्तान और चीन ने वादा किया था। पाकिस्तान का एक बंदरगाह ग्वादर पोर्ट, उसमें भी इन परियोजनाओं ने क्षेत्र के लोगों को निराश कर दिया है, क्योंकि उन्हें मुख्य मरीन ड्राइव के लिए एक 4 लेन वाली रोड और उसके अलावा कोई वास्तविक विकास नहीं दिखाई दे रहा है। वियतनाम को हनोई में एक प्रमुख शहरी रेलवे परियोजना के लिए चीन से 670 यानी $670 मिलियन का लोन मिला था। फिर भी उन्हें अभी भी बीआरआई के तहत कोई नई परियोजना नहीं मिली है। अब वियतनाम में डीकेट लिन्ह हा डोंग रेलवे परियोजना 2011 में शुरू हुई थी, लेकिन इसमें देरी हुई और लागत में भी वृद्धि हुई। वो करीब नवंबर 2021 तक पूरी हो गई थी। तो निर्माण में लगने वाला समय देश की अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए नकारात्मक उदाहरण स्थापित करता है और लोगों का विश्वास कम करता है। फिर भी ये जानना आवश्यक है कि पश्चिमी कोटलियों के लिए निर्माण में लगने वाला समय लगभग इतना ही हो सकता है। तो ऐसा लगता है कि चीन ने इन चिंताओं को आइडेंटिफाई यानी रिकॉग्नाइज कर लिया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब बीआरआई के तहत छोटी और सुंदर परियोजनाओं के लिए अभियान चला रहे हैं। हाल के वर्षों में नई परियोजनाओं की संख्या और विदेश में चीनी निवेश का आकार कम हुआ है। भविष्य की ओर देखते हुए बेल्ट एंड रोड योजना को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब निष्कर्ष और प्रश्न ये है कि क्या चीनी पार्टी राज्य विकास परियोजनाओं का विस्तार जारी रख सकते हैं, क्योंकि उन्हें प्राप्त होने वाले धन महत्वपूर्ण है, लेकिन वे अपना ऋण नहीं चुका सकते हैं। तो ये थी दोस्तों रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव परियोजना प्रोजेक्ट, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी, और ये एक प्रकार की डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी भी मानी जाती थी। तो दिल की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।